नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करते हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। यूनिवर्सिटी के ज़माने में सलाम की बहुत सी लड़कियों से दोस्ती थी, जिसके साथ वो पढ़ता था, घूमता था और बातें करता था। लेकिन उसे अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि अपने साथ वाली लड़कियाँ उसे पसंद नहीं थी, पसंद तो थी, लेकिन उनमें से किसी को भी वह अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता था। ये तो उसे भी नहीं पता था कि उसे किस तरह की लड़की चाहिए थी, लेकिन जैसी लड़की चाहिए थी उसका ख्याल था कि वैसी उसे अभी तक मिली ही नहीं थी। फिर अचानक ही उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई, एक ऐसी लड़की से जिसे न तो उसने पहले कभी देखा था और ना ही उसे जानता था, लेकिन वो उससे मोहब्बत करने लगा था। इतनी मोहब्बत कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो उसे कितनी मोहब्बत करता है। सबसे पहले उसने उसी किताबों वाली गली में एक दुकान पर देखा था। देखा क्या था, बस देखता ही रह गया था। वो कोई खूबसूरत या हसीन लड़की नहीं थी, बस एक दरमियानी शक्ल सूरत की एक साधारण सी लड़की थी। उसने कपड़े भी साधारण से पहने हुए थे, फिर भी उसे लगा कि उसमें कुछ खास है, कुछ ऐसा जो शायद ही उसने उससे पहले किसी और लड़की में देखा हो। अगले दिन कॉलेज जाते हुए उसने उसे 20 फुटा रोड पर देखा और उसके बाद खत्री गढ़ी में। उसके बाद तो वो उसे अगले एक हफ्ते तक कभी 20 फुटा रोड पर, कभी किताबों वाली गली में, तो कभी खत्री गढ़ी में मिलती रही थी। उसने इन अचानक होने वाली मिलन की घटना को इस रूप में लिया कि अगर किसी से मोहब्बत की जा सकती है तो बस वो यही है। लेकिन फिर जितनी तेजी से वो उसे यहाँ वहाँ चौक चौराहे पर मिलती रही थी, उतनी ही तेजी से अचानक गायब भी हो गई। जब कई दिनों तक वो उसे कहीं भी नहीं दिखी तो वो पागल सा हो गया। वो सारा दिन यहाँ वहाँ तलाशता फिरता था उसे, कभी 20 फुटा रोड पर तो कभी खत्री गढ़ी में, कभी किताबों वाली गली में तो कभी फिर 20 फुटे पर, लेकिन फिर वो उसे कहीं दिखाई न दी। फिर एक दिन जब वो अपने दोस्त के घर बैठा हुआ था तो उसने उसे वहाँ देखा। देखते वो चौंक गया। उसने कहा, अरे ये यहाँ कैसे? ये अफरोज बाजी की सहेली है, नगमा, उसके दोस्त ने बताया। उसके साथ स्कूल में पढ़ाती है। यार, ये तो वही लड़की है जिसका मैंने तेरे से जिक्र किया था, किताबों वाली गली वाली लड़की। अच्छा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बताता कैसे, मुझे तो इसका नाम तक नहीं पता था। अब पता चल गया ना। चलो अब अफरोज बाजी से बात करके तुम्हारी उससे मुलाकात कराते हैं। स्कूल में लंच के दौरान स्टाफ रूम में बैठे हुए जब अफरोज ने नगमा को सलाम के बारे में बताया तो उसे वो सब मजाक लगा, खास तौर से तलाश करने वाली बात। भला कोई बंदा बिना जान पहचान के किसी को कैसे तलाश कर सकता है, वो भी तब जब उसे तुम्हारा नाम पता तक न मालूम ना हो। लेकिन जब अफरोज ने कसम खाकर कहा तो उसे उसकी बात पर यकीन करना पड़ा था। साथ ही वो उससे मुलाकात करने के लिए भी राजी हो गई थी। मुलाकात के लिए खत्री गढ़ी के पीछे वाले रेस्टोरेंट में 2 बजे का वक्त तय किया गया, क्योंकि एक तो नगमा का स्कूल खत्री गढ़ी में था और उसकी छुट्टी 1:30 बजे होती थी। दूसरा, उस तरफ उन दोनों में से भी किसी के भी जानने वाले के मिलने की उम्मीद कम ही थी। मुलाकात के दिन सलाम 1 घंटा पहले ही रेस्टोरेंट पहुंच गया था। नगमा भी ठीक 2 बजे आ गई थी। उस दिन उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन रखे थे और वो विशेष तौर से तैयार होकर आई थी। लेकिन जब उसने सलाम को देखा तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि एक इतना खूबसूरत लड़का उस जैसी गरीब और साधारण परिवार से आने वाली लड़की से मोहब्बत कर सकता है। वो भी इतनी मोहब्बत कि उसका नाम पता जाने बिना उसे इस तरह तलाश करता फिरे जैसे भंवरा अपने पसंदीदा फूल को सारे चमन में करता फिरता है। सलाम ने उसे बताया कि वो उसे तभी से मोहब्बत करता है जब उसने उसे पहली बार किताबों वाली गली में देखा था। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो उससे क्यों मोहब्बत करता है, लेकिन वो उससे मोहब्बत करता है और इतनी करता है
कि वो खुद भी नहीं जानता कि वो उसे कितनी मोहब्बत करता है। जिंदगी में पहली बार नगमा ने किसी को अपने लिए तड़पता देखा था, खुद से मोहब्बत करता देखा था। उस वक्त उसकी क्या कैफियत हो रही थी वो खुद भी नहीं जानती थी। उसने जब से होश संभाला था, खुद को ज़रूरतें पूरा करने वाली एक मशीन के रूप में पाया था, जिसका काम सिर्फ घर और घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करना था। उसे पहली बार पता चला कि वो भी किसी के लिए अहम है। कोई उसकी चाहत में भी खुमार हो सकता है और उसके लिए तड़प सकता है। पर उसने सोचा कि शायद ये उसकी खुशफहमी है या फिर वो कोई ख्वाब देख रही है। लेकिन अगर ये खुशफहमी है तो उसकी क्यों है, और अगर कोई ख्वाब है तो वो क्यों देख रही है। लेकिन न तो ये कोई खुशफहमी थी और ना ही कोई ख्वाब ही देख रही थी। ये सब हकीकत था, एकदम हकीकत। नगमा का घर 20 फुटा रोड पर था, जिसमें वो अपनी माँ, एक छोटी बहन और एक भाई के साथ रहती थी। उसके पिता की बहुत पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसीलिए बड़ी औलाद होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थी। उसने 12वीं के बाद ही बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर एक जानने वाले की मदद से उसे एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई थी। वहाँ से मिलने वाली तनख्वाह से वो न केवल अपने घर चलाती थी, साथ ही अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखी हुई थी। सलाम से मिलकर उसे अजीब सी खुशी हुई थी, एक ऐसी खुशी जो शायद ही उसने पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। इसके बाद वो अक्सर सलाम से मिलने लगी थी। सलाम भी उसकी एक झलक देखने के लिए यहाँ वहाँ खड़ा रहता था। कई बार वो स्कूल से छुट्टी लेकर उसके साथ मेरठ घूमने गई थी और वहाँ उसने पहली बार सिनेमा हॉल में फिल्म देखी थी। पर वो सलाम से रोज नहीं मिल सकती थी और ना ही वो ऐसा चाहती थी, और ना शहर का माहौल ही उन्हें इसकी इजाज़त देता था कि लड़के लड़की खुलेआम अपनी प्यार का इजहार करते घूमे। मिलने की बजाय उन दोनों ने फ़ोन पर बात करने की सोची। इसके लिए सलाम ने खत्री गढ़ी के ही एक एसटीडी वाले से बात करके उसे इसके लिए तैयार कर लिया था कि एक लड़की रोज़ 2 से 2:30 बजे के दरमियान उसके यहाँ से फ़ोन किया करेगी, जिसका बिल वो भर दिया करेगा। 1 महीने का एडवांस उसने उसी दिन दे दिया था। अब वो मिलते नहीं थे, फ़ोन पर बात कर लिया करते थे। जब कभी मिलने का दिल चाहता तो मिल भी लिया करते थे। लेकिन एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उन लोगों को मिले काफ़ी अरसा हो गया। मिलने की जब कोई सूरत नज़र नहीं आई तो नगमा ने सलाम को अफरोज के झूठे जन्मदिन पर उसके घर आने की दावत दी। अफरोज की अम्मी उन दिनों अपने मायके गई हुई थी, इसीलिए वहाँ मिलने में कोई मसला नहीं था। लेकिन जिस दिन अपने कमरे में खड़ा हुआ सलाम अफरोज के घर जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसी समय बाहर एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, शहर में दंगा भड़क गया है। उन लोगों ने सारे बाजार में आग लगा दी। दंगा सिर्फ उनके शहर में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में भड़का था। उसकी चपट में अनगिनत जिले, शहरें, कस्बे और गांव थे, वो भी इतने ज़बरदस्त तरीके से कि लगभग सभी जगहों मुसलमानों का सफाया हो गया। उनमें से जो कुछ बचे थे वे पलक झपकते ही अपने घरों सहित शिविर में जा पहुँचे थे। दंगों में सलाम की अम्मी और छोटा भाई भी मारे गए थे। पूरा माहौल जलकर खाक हो गया था। दंगों के बाद वहाँ बचा था तो सिर्फ जले हुए घरों का मलबा और बेबस, मजबूर और लाचार लोगों का हुजूम। हर पल प्यार करने वाली माँ और लाडले भाई की मौत ने सलाम को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। कई दिनों तक वो बेसुध सा पड़ा रहा था। फिर जब उसे नगमा का ख्याल आया तो वो 20 फुट रोड की ओर दौड़ पड़ा। पर अब वहाँ कुछ नहीं था सिवाय वीरान गलियों और जले हुए घरों के। वो नगमा की गली में गया, उसके घर में घुस गया। घर के आंगन में बर्तन और कपड़े बिखरे हुए पड़े थे। मिट्टी के चूल्हे पूरी तरह टूट गया था और उनमें एक कुत्ता सो रहा था। कुत्ता अपने आने की आहट सुन के दुम दबाकर वहाँ से निकल गया। वो अंदर गया तो घर की पूरी छत जली हुई थी। उनका मलबा नीचे चारपाई और पलंग पर पड़ा हुआ था। मलबे के बोझ से चारपाई की दोनों बाही और बांध टूट गए थे
उसकी बगल में रखी हुई अलमारी खुली हुई थी। उसमें रखा सारा सामान जलकर उसके आसपास बिखरा पड़ा था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि दंगाइयों ने पहले उसके कीमती सामान को लूटा था और फिर उसमें आग लगा दी थी। इसके बाद उसने धुएं से काली दीवारों को देखा। उसकी निगाहें एक दीवार पर रुक गई, जहां अभी भी वो पेंटिंग लगी हुई थी, जिसे उसने नगमा को उसके जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। पेंटिंग में नीले रंग का दिल बना हुआ था। दिल में इंग्लिश में विथ लव लिखा हुआ था। उसके नीचे लाल रंग से ओनली फॉर यू लिखा था। पेंटिंग का कांच टूट गया था और ओनली फॉर यू का यू गायब था। उसने पेंटिंग को उतार लिया और उसे देखने लगा। वो काफ़ी देर तक उस टूटी हुई पेंटिंग को देखता रहा। फिर जब वो वहाँ से चलने लगा तो लड़खड़ा गया था। उसने नीचे फर्श पर देखा। वहाँ बहुत सी किताबें और पेन पेंसिल बिखरी पड़ी थी। उसमें से उसने एक किताब को उठाया। वो एक उपन्यास था। उसे नगमा ने सलाम के लिए खरीदा था, लेकिन उसने उसे दिया नहीं था। वो पहले खुद उसे पढ़ना चाहती थी। सलाम ने उपन्यास को लिया। उसने उसे पलटा और पीछे से खोला। उपन्यास के आखिरी पन्नों पर लिखे नामों को देखने लगा। उसके आखिरी पन्ने पर उन दोनों ने नाम लिखे हुए थे, जिन्हें उन्होंने एक दूसरे की लिखाई में लिखा था। ये सुझाव नगमा का था। उस दिन वे दोनों गांधी पार्क में बैठे हुए बातें कर रहे थे। बात कुछ ऐसी चल रही थी कि जिसका जवाब नगमा नहीं दे पा रही थी। उसके बात के पहलू को बदलने के लिए कहा था कि चलो हम इस किताब के आखिरी पन्ने पर अपनी अपनी लिखाई में एक दूसरे का नाम लिख देते हैं, जो हमारे मिलन की निशानी रहेगा। नगमा का ख्याल आते ही सलाम की आंखों में पानी भर आया। उसने किताब को बंद किया और घर चला आया। घर आकर उसने किताब को अपनी अलमारी में सबसे महफूज जगह पर रखा और बिना किसी को बताए नगमा की तलाश में निकल गया। उसने शहर के आसपास बने सारे शिविरों में छान मारा, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। फिर उसे उन शहरों, कस्बों और गांवों की ओर निकल गया, जिसके खेतों में, कब्रिस्तानों में और सड़क के किनारे दंगों में बर्बाद हुए मुसलमान रह रहे थे। वो शिविर दर शिविर भटकता रहा। हर किसी को उसका फोटो दिखाता और उसके बारे में पूछता। जो किधर को बताता उधर ही निकल जाता। कई जगह तो उसके साथ झगड़ा भी हुआ, क्योंकि कई लड़कियों को देखकर उसे ये भ्रम हुआ कि ये नगमा है और वो उसने उसे छू लिया था, लेकिन नगमा नहीं थी वो। 2 महीने, पूरे 2 महीने बाद जब वो घर लौटा तो उसका हाल लैला मजनू फिल्म के लैला के लिए रेगिस्तान में भटकते हुए मजनू से भी बुरा हो गया था। उसके कपड़े इतने मैले, गंदे और फटे पुराने हो गए थे कि उनमें से बू आ रही थी। उसने जब घर को देखा तो वो हैरान रह गया। घर लगभग अपनी पुरानी अवस्था में पहुंच चुका था। उसकी मरम्मत हो चुकी थी और नया रंग भी करा दिया गया था। घर में मेहमानों की चहल पहल थी और लगभग सभी करीबी रिश्तेदार आए हुए थे। वे सब लोग उसके बाप की शादी में शामिल होने के लिए आए थे। सलाम चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर वह उस सारस की तरह अपने साथी के वियोग में बिल्कुल मरणासन हालत में पहुंच चुका था। पलंग पर ही ढह गया। फिर भी किसी बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रोने लगा। तभी किसी ने आकर कमरे में बत्ती जला दी। वो उसकी फूफो हलीमन थी, जो अपनी भाई की शादी में शामिल होने के लिए आई थी। सलाम को इस तरह रोता देखकर वो घबरा गई। घबराहट में तेज कदमों से उसके पास आते हुए उसने कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे? तू इस तरह क्यों रो रहा है? और ये क्या हाल बना रखा है तूने अपनी? सलाम अपनी आंसुओं को पोंछता हुआ उठ बैठा। हलीमन उसके बगल में आ बैठी, लेकिन जब उसे उसके कपड़ों की तीखी गंध आई तो वो छिटक कर अलग हो गई। उसने कहा, कहाँ चला गया था तू? ऐसे बिना बताए भी कोई घर से जाता है, वो भी महीनों के लिए? मुझे पता है तेरे इस तरह चले जाने से भाई कितने परेशान थे। पागल की तरह तुझे ढूंढते फिरते हैं। बार बार तेरे यारों से पूछते हैं, रिश्तेदारी में फ़ोन करके पता करते हैं कि शायद कोई तेरे बारे में बता दे, लेकिन तेरा कहीं पता नहीं। कहाँ चला गया था बिना बताए? सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। हलीमन ने फिर बोलना शुरू किया, खैर अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे तुझसे एक बात कहनी है। सलाम ने आंसू भीगी आंखों से
हलीमन को देखा। उसने कहा, अपने बाप से नाराज मत होना, वो ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा है ताकि तुम्हें अपनी माँ की कमी का एहसास न हो। और फिर मेरे बच्चे, तू तो जानता ही है कि इंसान को जवानी से ज़्यादा बुढ़ापे में साथी की ज़रूरत होती है। औरत तो मर्द के बिना घर बना भी सकती है और चला भी सकती है, लेकिन मर्द औरत के बिना कुछ नहीं कर सकता, न घर बना सकता है और न चला सकता है। मुझे उम्मीद है कि उसके आ जाने के बाद ये घर फिर से घर हो जाएगा। बस तुम अपने बाप से नाराज मत होना। दूल्हे की सेहरा बन चुका था, सब लोग तैयार थे, बस बारात चलने की देर थी। लेकिन सलाम ने यह कहकर शादी से दूरी बना ली कि उसे इस शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो इस शादी में शामिल नहीं होगा। बारात चली गई। सलाम अपने कमरे में बैठा उपन्यास के आखिरी पन्ने पर लिखी उसके और अपने नाम को देखता रहा और रोता रहा। तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने आंखें पोंछी और ऊपर देखा। सामने ही उसका दोस्त अफरोज खड़ा था। वह उसकी बगल में बैठ गया। उसने बताया, अफरोज ने कहा है कि नगमा ने एक बार बताया था कि उसके एक मामू भोपाल में रहते हैं। अगर तुम चाहो तो उसे वहाँ तलाश कर सकते हैं। उसके इतना कहते ही सलाम भोपाल के लिए निकल गया। इस बार जाने से पहले वह अपनी फूफू को बताकर गया कि वो किसी काम से भोपाल जा रहा है, हफ्ते भर में लौट आएगा। नई बहू आ चुकी है, सभी मेहमान भी रुखसत हो चुके हैं। कल उसकी फूफू भी चली गई थी। सलाम जब घर लौटा तो घर बिल्कुल खाली था। वह ऊपर जाने के बजाय बैठक खंड में ही बैठ गया। उसे बैठे कुछ देर ही हुई थी कि कहीं जा रहे उसके वालिद साहब ने उसे वहाँ बैठे देख लिया। वो बैठक में आए और उसके पास आकर बैठ गए। तुम कब आए? बैठते ही उन्होंने पूछा। अभी कुछ देर पहले, सलाम ने जवाब दिया। जिस काम के लिए गए थे वो हो गया? सलाम का गला रुंध गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सलाम के चेहरे को देखकर उसके वालिद साहब ने जोर से आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे सुनते हो, पानी लेकर आओ, हमारा बेटा आया है। शौहर की आवाज़ सुनते ही सलाम की नई माँ मेहंदी रचे हाथों में पानी का गिलास लेते हुए आई। सलाम नीचे सिर झुकाए बैठा था। उसके वालिद साहब ने कहा, लो बेटा पानी पियो। जब उसने नज़रें उठाकर देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे पूरी धरती घूमती हुई दिखाई दी। उसे सब कुछ रुकता हुआ सा महसूस हुआ। उसने चाहा कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसे लगा कि बस उसकी सांसें रुकी और वो मरा। लेकिन मौत उस वक्त नहीं आती जिस वक्त इंसान को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नई माँ और कोई नहीं बल्कि नगमा थी। सलाम ने पानी का गिलास नहीं लिया। वो उठा और घर से निकल गया, लेकिन इस बार उसकी तलाश में नहीं, खुद की तलाश में। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।